हेलो फ्रेंड्स, आज जे रैंडम टेस्ट नंबर 11 के सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द वेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन प्लेनेट ए, दो ठो प्लेनेट्स है, एंड बी, दो प्लेनेट है। इस प्लेनेट को हम यहाँ पर बनाते हैं। एक प्लेनेट ए है और दूसरा बी है। इसको ए कहते हैं, इसको बी कहेंगे। इसको ए से डिनोट करते हैं, इसको बी से। उसका रेशियो है 25:3। कोई भी वेट है, एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट का जो रेशियो है वो 25:3 है। वेट कितना होता है? वेट होता है मास टाइम एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट। तो जो ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं उसका मास m है। इसको क्यों लिख रहा हूं? तो टाइम्स ग्रेविटी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लेनेट ए, मास टाइम एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन प्लेनेट बी इज इक्वल टू 25/3। ये मास दोनों कट जाएगा। देखिए मास सेम रहेगा चाहे प्लेनेट ए पर रखें या प्लेनेट बी पर रखें। मास जो प्रॉपर्टी है एक ऑब्जेक्ट का वो चेंज नहीं करता है। वेट जो है वो चेंज करता है, और वो वेट चेंज करने का वजह है क्योंकि वेट होता है मास टाइम एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये डिपेंड करता है कितना रेडियस है, कितना मास है उस प्लेनेट का। तो ये हमें मिला यहाँ पर, और अब हमें पता है कि जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितना होता है। वो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टाइम्स प्लेनेट का मास डिवाइडेड बाय प्लेनेट का रेडियस का स्क्वायर। ये होता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज करेंगे, और यूज करने के बाद में ये क्या आता है देखते हैं। जी ए के जगह पर लिखेंगे कैपिटल जी। ए यूनिवर्सल कांस्टेंट है, प्लेनेट ए हो, बी हो या कोई भी हो वो चेंज नहीं होगा। मास प्लेनेट ए का मास डिवाइडेड बाय रेडियस प्लेनेट ए का रेडियस का स्क्वायर। बी का लिखते हैं, नीचे से लिखना शुरू करेंगे। जी मास बी का प्लेनेट, आर बी का प्लेनेट का स्क्वायर, और ये है 25/3। तो कितना आया हमारे पास? जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल आउट कर देते हैं। जैसे जी चला गया और जो बच गया उसे लिखते हैं मास ऑफ प्लेनेट ए डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्लेनेट बी टाइम्स रेडियस ऑफ प्लेनेट बी डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट ए, इसका स्क्वायर इक्वल टू 25/3। अब क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि मास ऑफ द प्लेनेट बी इज 3 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द प्लेनेट ए। इसका मास जो है वो ए का मास का 3 टाइम्स है। इसका मास को एम ए कहते हैं, इसका 3 टाइम मास है। ये दिया हुआ है तो हम यहां पर लिख लेते हैं मास ऑफ बी जो है वो 3 टाइम्स है मास ऑफ ए का, और मास ऑफ ए को एम लिखते हैं, आर बी बाय आर ए होल स्क्वायर इक्वल टू 25/3। ये 3 चला गया, ये एम चला गया, और फाइनली हमें आ गया आर बी बाय आर ए इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट मतलब 5। क्वेश्चन में और भी दिया है कि प्लेनेट ए का रेडियस जो है सो आर है। हमने उसे आर ए लिखा है, अब उसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं आर से, तो ये हो गया 5 टाइम्स आर। ये रेडियस हो गया प्लेनेट बी का, और इस तरह से आपका जो ऑप्शन है, आंसर है वो 5R हो गया, ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरह से इसको बना लेते हैं। इसमें बस हमें यही करना है कि इस फॉर्मूला को, जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इक्वल टू जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टाइम्स मास ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट स्क्वायर, इसको यूज करके हम इसे बना लेते हैं। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए पर्सन इज स्टैंडिंग एट द पॉइंट बी। ए पुलिस पेट्रोल पंप, नॉट पेट्रोल पंप, ए पुलिस पेट्रोल कार स्टार्ट्स सेलिंग फ्रॉम पॉइंट ए। आदमी यहां पर खड़ा है और एक
पुलिस की जो गाड़ी है, पुलिस का जो बोट है, वो यहाँ से स्टार्ट करता है ए से, जस्ट ऑपोजिट इसके है, एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द पॉइंट बी। यहाँ पर फुल स्टॉप बेकार में है। एट एन एंगल थीटा इज टू 150 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द रिवर स्ट्रीम एज शोन इन द फिगर। रिवर इधर बह रही है, इससे 150 डिग्री पर जो है वो चल रहा है। ये टोटल 150 डिग्री है, उसमें से ये 90 डिग्री ऑलरेडी है। इसको यदि हम अल्फा कहें तो अल्फा कितना हो जाएगा, 90 प्लस 60 150, ये 60 डिग्री हो गया। आगे क्या हो रहा है, पुलिस ब्लो सायरन और फ्रीक्वेंसी एफ नॉट इज इक्वल टू 480 हर्ट्ज। यहाँ से जो मोटर बोट है, पुलिस का जो मोटर बोट है, वो एक सायरन ब्लो करता है 480 हर्ट्ज का, इसको वार्न करने के लिए कि यहाँ से हट जाओ, हम यहाँ आ रहे हैं। A petrol boat can still sail with speed Vs is equal to 36 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ 10 मीटर पर सेकेंड। 36 किलोमीटर पर आवर है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना होगा, 5/10 से डिवाइड कीजिए, ये मीटर पर सेकेंड में आ गया, और ये आ गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से वो मूव कर सकती है, वो भी इन स्टिल वाटर। और रिवर का स्ट्रीम कितना है, 18 किलोमीटर पर आवर, हाफ उसका, हाफ, ये 10 आया था, ये 5 आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पुलिस सायरन हर्ड बाय द पर्सन स्टैंडिंग एट बी ईच, ये कितना फ्रीक्वेंसी हर्ड करेगा, ये मान लीजिए एफ हर्ट्ज करता है, हियर करता है, एफ नॉट फ्रीक्वेंसी से इसने जो है साउंड को बजाया था। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सोर्स जो है वो मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर रुका हुआ है। ऑब्जर्वर जो है सो स्टेशनरी है, वो रुका हुआ है, और जो सोर्स है वो मूव कर रहा है। तो जो सोर्स मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, तो जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी होता है वो कितना होता है, v डिवाइडेड बाय v माइनस v सोर्स, इधर इतना होता है। v ये दिया हुआ है, v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड जो 330 मीटर पर सेकेंड दिया है। vs हमें पता करना है, और vs यहाँ पर जो दिया है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन ये किस डायरेक्शन में है, ये क्या उसके डायरेक्शन में है, जो ऑब्जर्वर है उसके डायरेक्शन में नहीं, ये तो vs इस d के डायरेक्शन में है। इसके डायरेक्शन में किस स्पीड से चल रहा है सोर्स, सोर्स इधर चल रहा है vs से, इस डायरेक्शन में चल रहा है vs cos अल्फा। ये जो पुलिस का मोटर बोट है, पुलिस कार जो है या पुलिस बोट जो है, वो vs स्पीड से इस डायरेक्शन में चल रही है। b के डायरेक्शन में किस स्पीड से चल रही है, vs टाइम्स cos अल्फा। तो यहाँ पर हमें vs ना लिखकर vs cos अल्फा लिखना पड़ेगा, और जो फ्रीक्वेंसी वो हियर करेगा एफ प्राइम, वो यहाँ पर है। बाकी सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें बस इतना ही याद रखने का बात है कि जब हम एपरेंट फ्रीक्वेंसी देखते हैं इन डॉपलर इफेक्ट, तो सोर्स का जो स्पीड है वो किसी भी डायरेक्शन में रहने से नहीं चलेगा। सोर्स का स्पीड इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर क्या है, वही मुझे यहाँ पर रखना है, और इस केस में vs cos अल्फा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, और आपका आंसर आ जाएगा, ये 330 मीटर पर सेकेंड है। vs कितना आया था, 10 था, और cos अल्फा, अल्फा 60 डिग्री है, और ये कितना हर्ट्ज है, 480 हर्ट्ज, ये है 480 हर्ट्ज। सिंप्लीफाई कीजिए, 330 बाय 330 माइनस cos 60 डिग्री हाफ होता है, हाफ टाइम्स 10 5 हो गया, 480, ये हो गया 330 बाय 325 टाइम्स 480। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, हम दोनों जीरो को एक साथ में इधर 100 लिख लेते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हम 25 का टेबल पढ़ सकते हैं, और ये आ गया, कितना आ गया आपका, ये 30, इतना आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखिए, और कुछ नहीं करना है इसमें। ऐसे करते हैं, पहले ये 33 है,
ये 48 को 4 टाइम्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 50 टाइम्स टू 200 आ गया, 192 आ गया बाय 13। इसको 111 लिखते हैं, 3 यहाँ से ले जाते हैं तो 3 कितना हो गया, 3 टाइम्स 26, 5 इतना आ गया 11 टाइम्स। इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 52, 5 और 5 छक 56, 52, 4 56, 4 40, इतना आया ऑलमोस्ट। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 अगर 44, 3 47, 4 48, इतना हर्ट्ज आया, जो कि अप्रोक्सीमेटली 488 हर्ट्ज है या 487 हर्ट्ज है। ये आपका आंसर है, 487 हर्ट्ज। ये देखिए, तो इस तरह से इसे बना लेते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 point charges, each of mass m, are on the either ends of A and B of massless rod of length L। एक रॉड है, ये इसका मासलेस है, कोई मास नहीं है इसमें, सेंटर मान लेते हैं, और इस पर दो चार्जेस हैं ए और बी। ए पर जो चार्ज है वो प्लस क्यू है। द चार्जेस ऑन दीज मासेस आर क्यू एट पॉइंट ए एंड माइनस क्यू एट पॉइंट बी। ये बी है और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है और इसका लेंथ एल है। दिस अरेंजमेंट इज केप्ट इन ए रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। अब यहाँ पर मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तो ये हमारा जो एक्स एक्सिस है, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है, और वो एंगल थीटा इसका 30 डिग्री बनाता है। ए बी मैक्स एंगल ए बी ए से बी की ओर यहाँ वेक्टर दिया हुआ है, वो 30 डिग्री बनाता है किसके साथ, विथ एक्स एक्सिस। ये क्वेश्चन लिखने में गलती हुआ ना, एक्चुअली इसे बी ए लिखने से ठीक रहता है। बी ए एक्चुअली ये 30 डिग्री बनाता है, ए बी जो है वो इसके साथ में ये 150 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पर इसको ए बी न लिख के बी ए लिखते हैं, तब ठीक रहेगा। ठीक है, ये थीटा जो है सो 30 डिग्री है, बनाता है एंगल। एंड ए पर्सन ब्रिंग्स इट इन ए पोजिशन सच दैट बी ए मैक्स एंगल -30 डिग्री। इसको ए बी को फिर बी ए लिखते हैं। अब इसको यहां से रोटेट करते हैं, अब ये जो है सो एंगल ए आ गया हमारा इधर, ये जो है सो 30 डिग्री है, -30 डिग्री है। माइनस से देखिए क्लॉकवाइज में है और ये एंटी क्लॉकवाइज में है। ये थीटा 30 डिग्री है, ये -30 डिग्री है। द वर्क डन बाय द पर्सन, जिसने इसको रोटेट किया उसने कितना वर्क डन किया, यही सवाल है। तो देखिए एक एल लेंथ का रॉड है ए बी, ए पर प्लस क्यू बी पर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और इसका एंगल जो है यहाँ पर वो 30 डिग्री है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। इसको रोटेट करके बी ए को ले आया इस डायरेक्शन में, बी प्राइम ए प्राइम कहते हैं, इस डायरेक्शन में। अब एंगल ये जो है सो 30 बना रहा है इस डायरेक्शन में, -30 कहने का मतलब है इधर। तो कितना वर्क डन किया, अब वर्क डन कितना किया ये बताने के लिए हमें कहना पड़ेगा वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करना पड़ेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है, यहाँ वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना जरूरी है। इसी का सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखते हैं, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। इसको हटाते हैं अभी, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। तो वर्क डन जो किया है उस क्या करेगा, वर्क डन जो एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क डन किया है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, तो वो हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। जितना भी वर्क डन किया वो जो है इसका पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देगा। तो अभी हमें पता करना है कि इसका इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है। इनिशियली कितना है, अभी इस पोजीशन में कितना है, ए बी पोजीशन में कितना है, और फाइनल में जो है वो देखेंगे ए प्राइम बी प्राइम पोजीशन में कितना है एनर्जी।
इनिशियल। यू आई यहाँ अभी देखते हैं यहाँ पर यू आई कितना होता है, एनर्जी कितना होता है किसी भी डायपोल, ये तो डायपोल हो गया, डायपोल का एनर्जी होता है माइनस पी, पी है डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस पी ई कॉस दोनों के बीच का एंगल, पी का डायरेक्शन किधर है, पी का डायरेक्शन देखिए इधर है माइनस टू प्लस, और ई का डायरेक्शन इधर है, कितना बड़ा एंगल है थीटा, 30 डिग्री थीटा। माइनस पी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा जो है दोनों के बीच का एंगल जो है सो ये थीटा हो गया यहाँ पर। फाइनल में देखते हैं यू फाइनल, ये भी होगा सेम फार्मूला यूज करेंगे, माइनस पी ई दोनों के बीच का एंगल, पी और ई के बीच का एंगल कितना हो गया, ये चला गया यहाँ पर माइनस क्यू, ये चला गया यहाँ पर प्लस क्यू, तो अब एंगल जो है इस दोनों के बीच में है वो ए है, थीटा इजकल टू माइनस 30 या 30 जो भी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कॉस है यहाँ पर, ठीक है, ये 30 हो गया, तो दोनों सेम है राइट, ये जो एंगल है वही एंगल यहाँ पर भी है, दोनों सेम है, तो यहाँ से हम देखें ये दोनों सेम है तो डिफरेंस जीरो हो गया, तो वर्क डन कितना होगा जीरो, ये आपका आंसर हो गया। ओके मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A cycle wheel with 32 spokes is rotated with angular speed omega is equal to 100 rpm revolution per minute in the east-west direction, vertical direction. Vertical direction वो भी east west, east to west, east to west. The rim diameter is 24 inch and the horizontal component of the Earth's magnetic field is 30 microtesla. तो पहले यहाँ पे इसको ऐसे बनाते हैं, एक ये हो गया हमारा व्हील, और इसमें बहुत सारे स्पोक्स हैं, कितने स्पोक्स है दिए हुए 32 स्पोक्स हैं, ठीक है, ये 32 स्पोक्स हैं, और मैग्नेटिक फील्ड किधर है, ये देखिए बी एच जो है मैग्नेटिक फील्ड है वो है 30 माइक्रो टेस्ला, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में, नॉर्थ में डायरेक्शन में, और ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, मूव कर रहा है ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ये मान लेते हैं हमारा नॉर्थ है, ये हमारा ईस्ट है, और ये वर्टिकल प्लेन में हमारा ये इधर मूव कर रहा है, और इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये हमारा नॉर्थ का डायरेक्शन है जिधर की मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड पर ये प्लेन जो है हमारा है, जिस प्लेन में ये व्हील रोटेट कर रहा है, साइकिल का व्हील रोटेट कर रहा है वो परपेंडिकुलर है। द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बिटवीन द एक्सल एंड द रिम इज हाउ मच। अब देखिए 32 स्पोक्स है, और यदि हम ऐसा बात करें कि केवल एक स्पोक के बारे में सोचें, एक स्पोक के बारे में सोचें, और ये जब स्पोक रोटेट करता है, ये जब रोटेट करता है तो इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, उसका वैल्यू कितना होता है, उसका वैल्यू होता है, पहले लिख लेते हैं उसका वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट, वो होगा हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, आर इसका रेडियस है, रेडियस दिया है ना, ये आर स्क्वायर होता है, कैसे होता है थोड़ा बताएंगे अभी बाद में, पहले अभी देख लीजिए कि ये ई नॉट है, डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा क्यू भी क्रॉस बी, ये है लॉरेंज फोर्स, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी सोच लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है उस पर किधर फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा भी क्रॉस बी, ये मूव किधर कर रहा है राइट साइड में ना, इधर मूव कर रहा है, तो उधर हम अपना फिंगर राइट हैंड लेते हैं, उसको चारों फिंगर को इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन में रखते हैं, मतलब ये जिधर मूव कर रहा है यहाँ पर इजी से समझने के लिए इसको कंसीडर करते हैं, इस पोजीशन को, इधर मूव कर रहा है, हम ईस्ट की तरफ ले गए अपना चारों फिंगर को, और उस चारों फिंगर को अब कर्ल करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट भी, क्रॉस प्रोडक्ट बी, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब है ये चारों फिंगर को कर्ल करना है किसके डायरेक्शन में, बी के डायरेक्शन में, और बी है नॉर्थ की तरफ, आप जाइए देखिए आपका हाथ जो है किधर दिखा रहा है, ऊपर की ओर दिखा रहा है राइट, नहीं नहीं ये गलत हो गया ना, ये ईस्ट टू वेस्ट है, ईस्ट इधर है तो ये हम उल्टा दिखा रहे हैं राइट, इसको उल्टा दिखा रहे हैं,
सही करके यहाँ दिखाते हैं, ये इधर मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है ये इधर मूव कर रहा है। और अब आपको नजर आएगा कि वेस्ट के डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट, तो वेस्ट के डायरेक्शन में अपना चारों हाथ का अपना राइट हैंड का चारों फिंगर को रखें, उसको कर्ल करें बी के डायरेक्शन में जो कि नॉर्थ है, तो ये नीचे की ओर दिखा रहा है। थंब किधर दिखा रहा है? नीचे की ओर दिखा रहा है। तो इसमें जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो होगा नीचे में बड़ा और ये छोटा, पॉजिटिव के लिए नीचे, ये माइनस नेगेटिव के लिए, इस तरह से बनेगा। तो ये बहुत सारे बैटरी बन गया एक तरह से, बहुत सारे ईएमएफ हो गया, नीचे में बड़ा ऊपर छोटा, नीचे में बड़ा ऊपर में छोटा, इस तरह से बहुत सारा हो गया। टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 32 स्पोक्स हैं, तो 32 बैटरी हो गए। और ये सारे बैटरी का एक इंड यहाँ पर है और दूसरा इंड इसके साथ में है। ये रिम तो मेटल का होता है, तो देखिए ये सारे कनेक्टेड है यहाँ पर। तो 32 बैटरीज जो है वो पैरेलल में है, इन पैरेलल है। तो 32 बैटरीज पैरेलल में है और ये सारे आइडेंटिकल हैं। सबों का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो सेम है, और इंटरनल रेजिस्टेंस मान लीजिए यदि किसी का कुछ भी है तो सबका सेम है, आइडेंटिकल, एप्सिलॉन नॉट और आर। तो इस सबों का जो नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा वो कितना होगा? तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं? बैटरी यदि बहुत सारे पैरेलल में रहते हैं, ये बैटरी है, ये बैटरी है, ये बैटरी है, और ये पैरेलल में यदि हो, तो इसके लिए हमारा जो इफेक्टिव या इक्विवेलेंट जो बैटरी का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है उसको कैसे निकालते हैं? उसको निकालते हैं इस फार्मूला से, ई इफेक्टिव डिवाइडेड बाय आर जीरो इक्वल टू सम ओवर ई आई बाय आर आई। ई आई क्या? इंडिविजुअल बैटरी का ईएमएफ है, आर आई क्या? इंडिविजुअल बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ई इफेक्टिव जो है सो टोटल इक्विवेलेंट जो बैटरी है उसका ईएमएफ है, और आर नोट जो है सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, सारे जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके लिए एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो इस केस में क्या है? सबका सब सेम है, आर आई जो है सो आर है, ई आई जो है सो ई नॉट है, और सम कितना करना है? 31 से 32 स्पोक्स है ना, 32, तो ये कितना आया? 32 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट बाय आर। और आर नोट कितना आएगा? आप आर नोट देख सकते हो कि ये सारे के सारे पैरेलल में है, तो आर नोट जो है वो कितना हो जाएगा? यदि सब बराबर हैं, इक्वल हैं, तो एक का एक रेजिस्टेंस लेते हैं, जितना नंबर में है उतना नंबर से डिवाइड करते हैं, यहाँ 32 है, ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आप इस फॉर्मूला को लगाते हैं ना, 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर टोटल, ये 32 बाय आर है, और यहाँ से आपको आर नॉट आ गया आर बाय 32। आपको सिंपली ये याद रखना चाहिए कि यदि सारे के सारे इक्वल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना होता है? एक रेजिस्टेंस का वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो वही यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ये इफेक्टिव हमें पता करना है, जो कि बताना है, और आर नोट कितना आया? आर बाय 32, आर बाय 32। अब यहाँ से दोनों से हमें ये 32 बाय आर खत्म हो गया, ये इफेक्टिव इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। एक जो बैटरी है उसका जो ईएमएफ है वही ईएमएफ टोटल के वजह से है, सभी 32 स्पोक्स के वजह से है। अब एक की वजह से कितना है? हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। कैसे आया वो बताएंगे, पहले भी वैल्यू लिख लेते हैं। अब बी का वैल्यू कितना है? 30 माइक्रो टेस्ला, 30 माइक्रो टेस्ला, माइक्रो बाद में लिखेंगे। ओमेगा का वैल्यू कितना है? 100 आरपीएम, वो 100 आरपीएम है। ओमेगा होता है रेडियन पर सेकेंड, एक आरपीएम में कितना रेडियन वो घूमता है? 2 पाई, एक रेवोल्यूशन में वो 2 पाई रेडियन घूम गया। रेवोल्यूशन पर मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो ये सेकंड हो गया। तो इसका यूनिट क्या आ गया? ये देखिए रेडियन आ गया, ये आ गया सेकंड। एक रेवोल्यूशन में 2 पाई, 100 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन घूम गया, और ये इतना कितना टाइम में घूम रहा है? 60 सेकंड में, तो ये रेडियन पर सेकंड हो गया, यही ऐसा यूनिट है। ओके, और आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है? आर दिया 24 इंच, रिम का डायमीटर है 24 इंच, तो ये हो गया 12 इंच, और 12 इंच को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.54 एक्चुअली, लेकिन ऐसे ही ले लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पर,
हाफ टाइम्स 30 टाइम्स ये कितना हो गया, ये चला गया इधर, ये हो गया 3, ये 100 से हो गया 10 पाई बाय 3, और ये हो गया 12 टाइम्स 2.5 कितना हो गया 30, राइट। ये सेंटीमीटर में है, याद रखिए। तो ये 30 हो गया सेंटीमीटर, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो मीटर आ गया स्क्वायर। ये तो 10 आ गया, ये 100 पाई डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ये कितना आ गया, एक तो चला गया 9/100, ये 100 खत्म हो गया, पाई टाइम्स n बाई 9/2, 9/2 पाई। तो 9/2 पाई है तो 4.5 पाई है। और हमने टेस्ला में जो लिखा था वो माइक्रो टेस्ला है शुरू से ही, ये टेस्ला जो है सो माइक्रो टेस्ला है, तो माइक्रो हमने लिखा ही नहीं, वो माइक्रो चल रहा है हमेशा, यहाँ पर ही माइक्रो लिखना था, तो माइक्रो ये चल रहा है हर जगह, और जो भी यूनिट आ जाए ये माइक्रो के साथ में जब जैसा यूनिट रहेगा, फाइनली इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है माइक्रो वोल्ट। माइक्रो वोल्ट, ये वोल्ट यहीं पर आ गया, जब मीटर, जब तक ये सेंटीमीटर में है तब तक ये वोल्ट में नहीं है, लेकिन यहाँ पर वोल्ट में आ गया, तो 4.5 माइक्रो वोल्ट ये आपका आंसर हो गया। अब इसका वैल्यू कैसे आता है, ये जो एप्सिलॉन नॉट, ये आपको याद रखना है, इसका वैल्यू कैसे आता है। तो इसका वैल्यू कैसे आता है, आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि एक रॉड है यहाँ पर है, ये रोटेट कर रहा है, मान लीजिए साइकिल का व्हील है या इस पर रोटेट कर रहा है, तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं, फिर आप इसको मोशनल ईएमएफ से बना सकते हैं, या फिर फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इंडक्शन उस फार्मूला से भी बना सकते हैं, आपको जो भी पसंद आए। देखिए मोशनल फार्मूला में क्या होता है कि किसी भी यहाँ पर एक फील्ड है, राइट, ये फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड, धरती का अपना जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये BH, उसमें यदि कोई भी चीज मूव करता है, कोई कंडक्टर मूव करता है, तो उसका जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से एक मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। मान लीजिए यहाँ पर हमारा जो फील्ड है, इसमें एक रॉड है, ये इधर मूव कर रहा है, इसका मूव करने का डायरेक्शन देखिए, पहले मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होना चाहिए और इस रॉड के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, और ऐसा यदि है दोनों के केस में, इसका मोशन जो है भी जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए रॉड के भी, और भी जो है वो उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के भी, और यहाँ पर L जो है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए B के। तीन कंडीशंस, यहाँ पर वो सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं। रॉड यहाँ पर जो है वो देखिए परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, ये जो मूवमेंट है किधर है, इधर मूवमेंट है, तो एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, ये इधर मूव कर रहा है, और इसका डायरेक्शन जो है रॉड के भी परपेंडिकुलर है टेंजेंशियल, जो कि रॉड ये रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, और इस मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ इसके वजह से एक छोटा सा यहाँ पर जो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा वो कितना होगा, यहाँ तो बताया ही नहीं कि कितना होता है ईएमएफ प्रोड्यूस्ड, वो होता है PLV, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड टाइम्स इसका जो लेंथ है L और जो वेलोसिटी है। तो यहाँ पर जो ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हुआ वो है आपका पहले B, मैग्नेटिक फील्ड BH है, या B जो भी लिखिए अभी आप, लेंथ है कितना है यहाँ तक, यदि ये x डिस्टेंस ले लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा dx, तो dx हो गया, और स्पीड भी, ये भी कितना है, इसको b लिखते हैं अभी, अच्छा, और dx लिखते हैं, भी जो है सो ओमेगा r होगा, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और ये r यहाँ पर हमारा x हो गया, ओमेगा x, ये d है, ये एलिमेंटल ईएमएफ है, और टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, x कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये 0 से लेकर r तक जाएगा, जो कांस्टेंट है उसे बाहर करते हैं b ओमेगा, x का डिफरेंशियल इंटीग्रेशन x²/2, लिमिट रखते हैं 0 to r, और आपका आंसर आ गया। ये आ गया b ओमेगा r²/2। तो इस तरह से आप मोशनल ईएमएफ से भी इसको निकाल सकते हैं, और यदि आप चाहें तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है
उसको भी यूज करके निकाल सकते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि ईएमएफ जो होता है वो चेंज होता है, माइनस यहाँ पर साइन लेंस लॉ है। ये जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक जो फ्लक्स इसमें जो चेंज हो रहा है, वो जो चेंज होने का जो रेट है वही होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि ये यहाँ पर हमारा है एक अभी, ठीक है, और ये मूव कर रहा है इधर। तो ये छोटा सा टाइम में t इक्वल टू 0 पर ये यहाँ पर है, और t इक्वल टू t प्लस डेल्टा t पर ये यहाँ पर है। तो कितना फ्लक्स में चेंज आया? फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है वो केवल एरिया की वजह से आ रहा है। फ्लक्स होता क्या है? फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फील्ड टाइम्स ये डॉट प्रोडक्ट एक्चुअली एरिया, एरिया वेक्टर। तो यहाँ पर जो एरिया वेक्टर यहाँ से यहाँ तक आने में जो चेंज हुआ है वो ds ले लेंगे हम, माइनस d बाई डी टी, ये जो चेंज आ रहा है b। अब देखिए b वेक्टर जो है सो एरिया वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, दोनों तो एक ही डायरेक्शन में है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एक्चुअली दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन यहाँ पर माइनस प्लस में कोई मतलब नहीं है। देखिए b का डायरेक्शन नॉर्थ में है और जिस तरह से मूव कर रहा है s का डायरेक्शन में साउथ में है, तो ये दोनों जो है 180 डिग्री पर है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं माइनस बी एस डी एस। तो ये आ गया हमारा d बाई डी टी, बी तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, और ds कितना है, ये एरिया कितना आया, ये यदि हम थीटा इसको बोले तो ये एरिया आ गया हमारा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। इस सेक्टर का एरिया है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। और इसके बाद जो जो कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, बी पाई आर स्क्वायर बाय 360 और ये डी थीटा बाय डी टी। अब इसको रेडियन में रखें। अभी तो ये इसको एंगल को डिग्री में बना दिया ना, तो डिग्री में नहीं बनाना है मुझे इसे। एक काम करते हैं, इसको हम रेडियन में ही रखते हैं। तो रेडियन में रखते हैं तो इसका एरिया होता है हाफ पाई आर स्क्वायर थीटा, हाफ आर स्क्वायर थीटा, पाई भी नहीं होता, पाई हटा देते हैं। सेक्टर का एरिया हाफ आर स्क्वायर थीटा, और तब हम इसको b बाई 2 आर स्क्वायर किए और इधर आया डी थीटा बाई डी टी, और यही तो हमारा डी थीटा बाई डी टी ओमेगा है। सेम फॉर्मूला आंसर आया। तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से निकाल सकते हैं, या फिर मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है उसके डेफिनेशन से आप इसको निकाल सकते हैं। दोनों ही केसेस में इतना आएगा, और यही वैल्यू हमने यहाँ पर लिखा था, हाफ बी ओमेगा स्क्वायर ओमेगा आर स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रॉड ऑफ मास m, इसका मास m है एंड लेंथ 0.5 मीटर, ये 200 ग्राम है, ये आधा मीटर है, इज हेल्ड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सच दैट वन एंड इज हेल्ड बाय हैंड एंड अनदर एंड बाय द एज ऑफ द वॉल। ये देखिए, ये रॉड है, ये हमारा वॉल है, और ये मान लीजिए हैंड है, इसके द्वारा इसे पकड़ कर रखा हुआ है। एट t इक्वल टू 0 द हैंड सपोर्ट इज लेट टू गो। t इक्वल टू 0 पर हाथ हटा दिया, यह गिरेगा, इधर से रोटेट करेगा, एंड इट टेक्स 0.01 सेकेंड टू स्लिप फ्रॉम द वॉल। यहाँ से स्लिप करने के लिए, स्लिप जब हो जाएगा, निकल जाएगा यहाँ से, वो बहुत कम समय लिया, 0.01 सेकेंड लिया और यहाँ से निकल गया स्लिप करके। अब स्लिप करके निकल गया तो कुछ ऐसा होगा जब स्लिप किया यहाँ से, ठीक है, ऐसे हुआ, ये थोड़ा सा रोटेट करेगा, जैसे ही छोड़ेंगे ये रोटेट करेगा, ये रोटेट कर रहा है मान लीजिए ओमेगा से, और उसके बाद में वो गिरना शुरू कर दिया ऐसे। तो सबसे पहले हम ये पता लगाते हैं कि ओमेगा कितना है जब इसको हमने छोड़ दिया हाथ से, और जब स्लिप ऑफ कर गया, स्लिप ऑफ करने के बाद में इमीडिएटली आफ्टर स्लिप ऑफ इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है वो हम पता करते हैं। क्वेश्चन में ये दिया है कि इसको गिरने में 3.14 सेकेंड का टाइम लगा, और आपको बताना ये है कि एंगल ऑफ रोटेशन कितना है,
ऑफ द रॉड बाय द टाइम इट रीचेज द ग्राउंड। ग्राउंड जब पहुंचता है तब ये कितना थीटा घूम चुका होता है, क्या 90 डिग्री घूम गया है या कितना घूम गया है। 90 डिग्री घूम गया है तो मतलब गिरने के समय ऐसे है, 45 डिग्री घूम गया है तो गिरने के समय कुछ ऐसे है, ये 45 डिग्री घूम गया, कितना घूमा है ये रॉड, यही सवाल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पता करते हैं कि ये ओमेगा कितना है, और ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड इमीडिएटली आफ्टर स्लिप ऑफ। वो कैसे निकालेंगे, देखिए शुरू में जो है जैसे ही हाथ छोड़े इस पर एक टॉर्क लगना शुरू किया, ठीक है, इस पॉइंट के अराउंड एक टॉर्क लगना शुरू हुआ है, कितना वो टॉर्क है, टॉर्क होता है क्या, आर क्रॉस एफ होता है, एक फोर्स लग रहा है, फोर्स टॉर्क लगाएगा। आर कितना है, फोर्स कहाँ लग रहा है, हर जगह लग रहा है, लेकिन हम हर जगह को हटाकर एक पॉइंट पर ले लेते हैं, सेंटर ऑफ मास पर, एम जी। एम जी फोर्स लगा और ए जो है L/2 हो गया ना, आर की जगह L/2, फोर्स की जगह एम जी, और दोनों के बीच का एंगल साइन 90 डिग्री है ना, आर और एफ के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो जो टॉर्क आया है वो है mgL/2। अब यदि हम वह यहां पर देखें इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, इस पर देखिए कुछ देर के लिए इम्पल्स लगा, टॉर्क लगा है कुछ देर के लिए, इतना टाइम के लिए, तो वो जो इम्पल्स है वो चेंज कर देगा इसका एंगुलर मोमेंटम, इम्पल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम, और स्पेसिफिकली कहना चाहे तो ये जो इम्पल्स लगा है वो इसका एंगुलर मोमेंटम में चेंज कर देगा, एंगुलर मोमेंटम एल, एल से बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, ये चेंज हुआ। ये कितना लगा, ये टॉर्क लगा ओ, और जितना टाइम तक के लिए लगा ये होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसका मोमेंटम में कितना चेंज आया, मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है आई ओमेगा, ये फाइनल, और शुरू में कितना था, शुरू में ओमेगा जो है सो जीरो था, ये तो जीरो हो गया, और आई जो है सो हमें पता है ml²/3 है। इस कॉर्नर के अबाउट में, ओ पॉइंट के अबाउट में, ये जो हमारा रड होता है इस एक्सिस के अबाउट में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 होता है, इस पॉइंट के अबाउट में वो ml²/12 होता है। और यहाँ पर टाउ नॉट को हम कांस्टेंट मान सकते हैं, फॉर छोटा सा टाइम के लिए बोला है, बहुत कम समय लेगा यहाँ पर, तो टाउ नॉट जो भी लग रहा है वो देखिए ये एंगल थोड़ा चेंज हो रहा है लेकिन बहुत कम, तो हम यहाँ पर टाउ नॉट को कांस्टेंट मान सकते हैं, और इसको सिंपली लिख सकते हैं टाउ नॉट टाइम्स डेल्टा टी, और ओमेगा लिखना भूल गए, ओमेगा, तो ओमेगा हमें मिल गया यहाँ पर, ये हो गया 3 टाउ नॉट, टॉर्क लगा सो टाइम बाय ml²। अब सबका वैल्यू जो है सो सब्स्टिट्यूट करते हैं, 3 टाउ नॉट का वैल्यू निकालें कहीं पर, mgL/2, mgL/2 टाइम्स डेल्टा टी बाय ml², m खत्म, 3g/2l डेल्टा टी, सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 3g का वैल्यू 10 लेते हैं, डेल्टा टी का वैल्यू 0.01 है, 2l का वैल्यू 0.5 है, तो नीचे 1 हो गया, और ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया 30 तो 0.3, इतना रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा है इमीडिएटली आफ्टर स्लीप ऑफ। रड जो है सो जब के इमीडिएटली स्लीप होने के बाद में जो उसका ओमेगा है ये हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, इसको गिरने में कितना टाइम लगा, 3.14 सेकेंड। अब देखिए जब ये गिरना शुरू हो गया है, यहाँ पर गिरना जब शुरू हो गया है तो इस पर एक टॉर्क लग रहा है क्या, अब भी फोर्स तो लग रहा है, तो बोलेगा हाँ टॉर्क लग रहा है, इसके अबाउट टॉर्क लग रहा है, इसके अबाउट भी तो टॉर्क लग रहा है, और वो दोनों टॉर्क जो है सो सेम है, तो इसके अबाउट जो प्रोबेबिलिटी है टॉर्क, जितना टॉर्क लगेगा उतना इसके अबाउट टॉर्क लगेगा, कहने का ये मतलब हुआ, और दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो इस पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा है, तो जो गिरता हुआ बॉडी है उस पर टॉर्क नहीं लगता, जब तक इसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा टॉर्क नहीं लगेगा। आप यदि इसको ऐसे छोड़ देंगे, यहाँ से इस तरह से रॉड को कंप्लीटली छोड़ दीजिए, वो देखिए इसी पोजीशन में आके गिरेगा, यदि इसका ओमेगा 0 है शुरू में तो इसी पोजीशन में आके गिरेगा, इसको भी लगभग उसी पोजीशन में छोड़ा गया था यहाँ पर ऑलमोस्ट, या थोड़ा बहुत चेंज था, ठीक है, लेकिन इसका ओमेगा 0 नहीं था, ओमेगा 0.3 रेडियन पर सेकेंड था, तो वो क्या करेगा,
इस पर कोई टॉर्क तो लग नहीं रहा है। टॉर्क अब जो है सो एक्सटर्नल यहाँ पर वो 0 है। टॉर्क 0 है तो ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, ओमेगा चेंज नहीं होगा। टॉर्क लगता तो ओमेगा चेंज होता, लेकिन अब इस पर टॉर्क नहीं लग रहा है तो ओमेगा चेंज नहीं होगा। तो कितना यहाँ वहां से जमीन तक आने में इसे जो टाइम लगा है वो टाइम दिया है 0 पॉइंट कितना टाइम दिया 3.14 सेकेंड। 3.14 सेकेंड टाइम में वो कितना रोटेट कर जाएगा। तो एंगल जो रोटेट करेगा वो ओमेगा टी सिंपली। ये क्या है, 1 सेकंड में 0.3 रेडियन रोटेट करता है। टी सेकंड में कितना रोटेट करेगा, टी टाइम्स। तो ओमेगा का वैल्यू है 0.3 रेडियन पर सेकेंड और टाइम है 3.14। ये हो गया रेडियन में। अब इसको डिग्री में आंसर बताना है क्योंकि ऑप्शन सारे डिग्री में है। तो रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, आप लिखते हो 180 डिवाइडेड बाय पाई, इतना डिग्री, क्योंकि पाई रेडियन इजकल टू 180 डिग्री होता है। तो एक रेडियन इजकल टू 180 बाय पाई डिग्री होता है। ये 3.14 और पाई तो सेम ही है। तो ये कितना आ गया 54 डिग्री। 54 डिग्री ये आपका आंसर हो गया। तो इसका मतलब है कि जब वो गिरा जमीन पर, यहां पर जब आया तो कितना एंगल बना रहा था 54 से ज़्यादा, 54 सो 45 से ज़्यादा। कुछ इस तरह से जब वो गिर रहा था तो कुछ ऐसे ही होगा, इस तरह से आके गिरा है। ये एंगल जो है सो 54 डिग्री है। ये आपका आंसर है। सो ये था टेस्ट नंबर 11 का सॉल्यूशन, रैंडम टेस्ट नंबर 11 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम रैंडम टेस्ट नंबर 12 के सॉल्यूशन को लेकर आएंगे। थैंक यू।